अभी तो हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम केवल बचपन को किरदार पर भरोसा करके समय पर पहुंच पाओगे? मधु की बात सुनकर विद्युत एक पल के लिए हैरान रह गया और अनायास ही दोबारा अपने कपड़ों की ओर देखने लगा। उसकी बात का दर्द निकालने देते मधु ने अपनी बाहें चढ़ाई और तेवर के साथ बोली, तुम एक नम्बर बेवकूफ हो। उसने आगे कहा, देखो, अगर तुम वाकई में समय में पहुंचना चाहती हो तो तुम्हें पूर्व जाने की शक्ति की जरूरत पड़ेगी। भले ही मेरी असली बात से बहुत दूर नहीं है और तुम हमारे शासन में योद्धा बन चुके हो, लेकिन चाहे तुम अपनी पूरी शक्ति भी लगा दो, धीरे धीरे समय में पहुंच पाओगे। मधु की बात सुनकर विद्युत ने अपने कपड़े देखना बंद किया और बोला, तुम्हें किसने कहा कि मैं उड़ना चाहती वाला था? ऐसा कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद की। अगली ही सांस में उसके हाथ के बीच में एक चमकदार सी सुई उभर आई। उसी सांस की ओर वो बढ़ाते हुए विद्युत बोला, मेरे पास एक और रास्ता है। भले ही मेरे उड़ने की रफ्तार कम हो, लेकिन खराब मौसम की बीच की मदद से मुझे नहीं लगता कि मुझे वहां पहुंचने में ज्यादा वक्त लगेगा। ये कहते हुए विद्युत ने अपनी उंगली का इशारा जमीन की ओर किया। अगले ही पल उसने अपने पंखों को वापस समेट लिया और हवा में जोर से फटकते हुए नीचे छलांग लगाई। जैसे ही वो जमीन की ओर गिरा, धरती हल्की सी कांपी और लगी। ऐसा लगा जैसे मिट्टी के भीतर से एक विशाल प्राण बाहर आता है। जबकि वो और कोई नहीं, विद्युत का हरा शक्ति बीज था जो इस अनोखे अंदाज में प्रकट हुआ था। बीज इतना बड़ा था कि उसकी परछाई तक दिखाई देता था। उसके सामने हजारों नीली तेज आंख चौंकाए थे, मानो किसी शख्स को पूरी घाटी को नहीं कर सकता। बीज की पहली गुर्राहट से पहुंच गया। हरा शक्ति बीज को देखते ही मधु ने बिना एक शब्द बोले अपना चेहरा घुमा लिया और अगले ही पल उसने अपने गले समा ली। मानो किसी साथ नाराज होकर खुद को भीतर छुपा रही हो। हरा शक्ति बीज जिसकी जमीन पर नहीं रफ्तार का मुकाबला हवा में उड़ते हुए गंगा जल मूल तत्व से तय नहीं कर सकता था। वो बिजली की तरह आगे बढ़ा, पहाड़ी इलाका था जो आमतौर पर पार करने में आधा दिन लेता था। वो बीज पलक झपकते ही निकल गया। धरती उसके हर तरफ पर कांपती थी और उसकी गति इतनी सुचारू होती थी कि उस पर पहले देखो हल्का सा झटका महसूस था। विद्युत को विशाल बीज की सीट पर बड़े आराम से बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा पूरी तरह शशा। उसकी पूरी निगाह किसी तीसरा और अभी भी अधूरा सा बोला हुआ था। बिजली दौड़ने की आवाज बीच में उसका ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित था। मानो आसमान की दुनिया ऊंची से दूर होती जा रही थी। धरती की थरथराहट, हवा की लहरें, पहाड़ की गूंज, सब उसके चारों ओर धुंधले होकर सब बीच में बन रहे थे। स्रोत के फुर्रे से जिन पर उसकी नजर गई थी। एक और जहां बीज की केंद्र की दिशा में तूफान जैसी गति से उठ रहा था, उधर विद्युत अपने भीतर की शक्ति को और गहराई से समझने की ओर बढ़ रहा था। जैसे दो यात्राएं एक साथ चल रही हों। वहीं दूसरी तरफ मुकाबले के मैदान में अब तक राधा भी अपना बैलेंस बॉक्स में डाल चुका था। उसकी नजरें लगातार उसी रास्ते पर टिकी थी जहां से सदियों की मैदान में प्रवेश होते थे। आसमान में शक्तियों का जो विशाल कवच तैयार किया गया था, उसकी धारणा कोई भी चाहे वो राक्षस और ट्रैक योद्धा ही क्यों न हो, उसे मैदान में प्रवेश नहीं कर सकता। इसी बीच मंच पर बैठे बुजुर्ग चिकित्सक के करीब हाथ जोड़ गिरा। बुजुर्ग शख्स तथा बाकी प्राचीन छवियों की शक्तिशाली बुजुर्गों को एक गंभीर और सीधी आवाज सुनाई दी। अगर सभी लोग मैदान में आ चुके हैं तो मुकाबला शुरू करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि चिकित्सक अभी भी किसी का इंतजार करना चाहता है। ये आवाज बुजुर्ग की शादी थी और उनके चेहरे पर एक संतुष्ट हल्की सी शैतानी मुस्कुराहट रह रही थी। वो ये भाव भी देख के विद्युत तक मैदान नहीं पहुंचा था और यही बात उन्हें भीतर से प्रसन्न कर रही थी। उधर चिकित्सक के तीनों बुजुर्ग वास्तव में कुछ देर और प्रतीक्षा करना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि यदि वो ऐसा करते तो हजारों दर्शक चिकित्सक के पक्षपात या पक्षपात का आरोप लगाने लगते। बुजुर्ग इस बात की समझ गए थे कि मैदान में बैठे लोग अब अधीर हो चुके हैं और मुकाबले का इंतजार बस खत्म करना चाहते हैं। तभी हमारे मुस्कुराते हुए कहा, मुकाबला शुरू करने का समय हो चुका है। बेहतर होगा कि तुम हमेशा अपने काम से काम रखें। भूल नहीं कि ये मुकाबला मेडिकल सिटी की देखरेख में है, इसलिए शुरू करने से पहले मैं एक बात दोबारा स्पष्ट कर दूं कि अगर कोई योद्धा मुकाबले के दौरान हार मानता है तो दूसरा योद्धा उस पर हमला नहीं करेगा। अगर कोई फिर भी ऐसा करता है तो याद रखें चिकित्सक के अंदर नियम सबके लिए बराबर है। ये कहते हुए हमारे अपनी शक्तियों को बॉक्स की ओर भेजना शुरू नहीं किया था कि अचानक पूरे मुकाबले के मैदान में हलचल हुई। जैसे किसी ने भीड़ के बीच एक दृश्य तूफान छूट गया। सभी की नजरें अनायास ही उस प्रदेश की ओर घूम गई जहां से सिर्फ धूल का कड़ा हुआ हड़का फैला था और तेज लहराती हुई शक्ति दिख रही थी। साधारण लोग उसे तो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वो योद्धा जो नश्वर या नश्वर सम्राट तक पहुंच चुके थे उनकी बाहें एक साथ सिकुड़ गईं, क्योंकि उस धुन में एक अत्यंत खतरनाक अनियंत्रित और किसी प्राचीन डंडे जैसी शक्ति लहराती महसूस हो रही थी। ये शक्ति इतनी प्रबल थी कि मुकाबले के मैदान में चारों ओर ऊंची से ऊपर बैठे सभी बुजुर्ग भी अपनी मनमानी खोलने पर मजबूर हो गए। उसी क्षण हवा थम गई और मैदान में खड़े 100 से भी अधिक योद्धाओं ने अपनी नजरें उस धुंध छोड़कर मंच पर बैठे सफेद वस्त्रों में लिपटे प्राचीन बुजुर्गों की ओर कर दी। वो बुजुर्ग जो आंखें बंद किए बैठे थे अब खुले नेत्रों से मैदान की ओर देख रहे थे। आसमान शांत था, धरती थरथरा रही थी और धुंध के भीतर से आने वाली उस शक्ति ने पूरे मैदान के हृदय में भय और मौजूदता को एक साथ जगा दिया था। बड़े बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर उनमें से एक ने अपनी हथेली को हवा में हल्का सा घुमाया। अगले ही पल के शरीर से प्रचंड आत्मिक शक्ति की लहर निकली और सीधी उस धुंधलाहट से भरी जगह पर चक्कर टकराई। झटका तब लगा कि प्रवेश द्वार पर पहले धुंध पल भर में फटकर गायब हो गई और उसी क्षण मैदान में बैठी भीड़ से हैरानी से आवाज उठी, ये तो एक आत्मिक बीस्ट है, इतना बड़ा आत्मिक बीस्ट, ये कैसे संभव है? अब सभी की निगाहें उसी विशाल जीव पर टिकी थी। कहने को ये रंग चर्चा बीस्ट जिसके हाथ में निकली हुई पंजे से जमीन कसकर धरती को चीरने को आगे बढ़ रहे थे। अगली पल बीस्ट इतनी तेज रफ्तार से मंच की ओर लगा कि उसके पीछे से उड़कर जंगली तूफान उठ गया। रफ्तार इतनी अत्यधिक थी कि समझना लगभग असंभव था कि अभी क्या हुआ। भीड़ के
आपकी जरूरत को काबू करने के लिए अत्याधिक आवश्यक शक्ति चाहिए होती है। ऐसा करने में आप चाहते हैं कौन सी संख्या के लिए बुजुर्ग इतने सक्षम नहीं है कि ऐसे चीज बना सके सिवाय कुछ खास बोलने के बुजुर्गों के। उसकी बात सुनकर पूरी मैदान में हलचल और बढ़ गई। हर चेहरा प्रसन्न था क्योंकि जो दृश्य सामने था वो न तो सामान्य था और न ही किसी साधारण योद्धा की क्षमता की भीतर। मैदान का माहौल पूरी तरह से चुभता था। किसी को याद की आहट सांस सुनाई दे रही थी। तभी दूसरे योद्धा ने कहा, तुम सही कह रहे हो, ये जरूर कोई बुजुर्ग होंगे जो पुराना शुरू करने के लिए आए। तभी बगल में बैठे काले लिबास वाले लड़के ने कहा, तुम सब बेवकूफ हो या तो तुम्हें नहीं जानते। इस मुकाबले की देख रहे थे बुजुर्ग बाबा ये बता रहे हैं और वो दोनों इस वक्त मंच पर मौजूद थे। ऐसा कहते हुए बुजुर्ग का इशारा मंच पर बैठे दो बुजुर्गों की ओर था जिन्होंने काले कोट पहने हुए थे और जिनके चेहरों पर हल्की मुस्कुराहट थी, लेकिन उनकी नजरें उस धुंधलाहट से विशाल छाई हुई थी। वो परछाई उस बड़े मैदान के बीचों बीच बनी मंच की ओर बढ़ रही थी जहां के योद्धा पहले से मौजूद थे और उसी परछाई ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हल्की शक्ति वाले लोगों को छोड़कर बाकी किसी को भी उसकी असली ताकत या उसकी शक्तियों का अंदाजा नहीं लग रहा था। फिर भी कुछ था हर चीज पर साफ झलक रही थी। आखिर शक्तियों की वजह से धुंधलाहट के पीछे कौन छिपा है? हर कोई बस उसी गुना से इंतजार कर रहा था। धुंधलाहट से घिरा विशाल बीज तेज रफ्तार से मंच की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक मंच पर बैठे भामा का शरीर हल्के झटके के साथ कांपने लगा और अगले ही पल वो भी जगह से गायब हो गए। उन्हें इस तरह गायब होते देखकर सभी समझ गए कि भामा उस परछाई को मंच तक पहुंचने से रोकने के लिए सीधे उसकी ओर जाते थे। उधर धुंधलाहट से घिरे उस विशाल बीज को एक शक्ति लिए कई जवान पीढ़ी के महाशक्ति योद्धाओं ने भी देख लिया था। उन्हें देखते ही उनकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। वो सभी तुरंत अपनी शक्तियां बाहर निकालकर पंखों की तरह हवा में फैल गए और ऊपर आसमान की ओर उछलकर बड़ी ऊंचाई पर चले गए। हालांकि वो जानते थे कि मुकाबले के मैदान में मौजूद हजारों लाखों लोग और योद्धा उन्हें देख रहे थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि अगर गलती से भी वो भयावह बीज से टकरा गए तो उनका क्या हाल होगा। ये सोचकर ही रूह रुक जाती थी। इसी बीच मंच पर मौजूद प्राचीन और शक्तिशाली कवियों की जवान पीढ़ी के वो योद्धा जिनकी शक्तियां शुरू पर थी अपनी आंखों से उस धुंधलाहट में छिपी परछाई को देखकर दंग रह गए। वो परछाई उस भयावह बीज की पीठ पर ऐसे खड़ी थी जैसे सामान्य जमीन पर खड़ा। उस परछाई पर नजर पड़ते ही हरे वस्त्रों में खड़ी साया ने मन ही मन हल्के से कहा, कहीं ये शक्तियां मैं दिल की तो नहीं, लेकिन यहाँ आसपास की शक्ति लगी इतनी भारी है कि मैं इसकी असली शक्तियों को पहचान ही नहीं पा रही। सायरा के चेहरे पर फैलती चिंता देखकर पास खड़े विद्वान ने पूछा, सायरा ये तुम्हें पता चला इतनी तेज रफ्तार में मंच की ओर आने वाला है कौन? विद्वान की बात सुनकर सायरा ने उसी गंभीरता से उत्तर दिया, मैं नहीं जानती। इसकी आत्मिक शक्तियां और हमारी शक्तियां मेरी शक्ति सीमा के बराबर है और इतना ज्यादा कैसे थी कि इसकी शक्तियों से मुझे भीतर तक एक अजीब सा खतरा महसूस हो रहा है। इस इंसान की शक्तियां बहुत विचित्र हैं, बहुत हटकर। मैंने आज तक ऐसी अजीब और गहरी शक्तियां कभी महसूस नहीं की। सायरा के पास आकर विद्वान ने हैरानी से उसकी ओर देखा और बोला, क्या लेकिन तुम्हारी शक्तियां तो विश्व से छोटे पर पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये इंसान तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। ऐसा कहते हुए निर्वाण की नजर फिर से उस परछाई पर चली गई जो तेजी से मैदान की ओर बढ़ रही थी। अजीब बात ये थी कि वो शक्तियों को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। हालांकि इतना वो खुद भी समझ गया था कि सामने आने की परछाई नशा से नहीं थी क्योंकि निर्वाण सम्राट राय की शक्तियों का एहसास कर भीमा पीछे जाता। भीमा जो राजा बलिका और 5000 योद्धाओं के साथ खड़ा था अपने भीतर तक भी शक्ति को महसूस करते हुए मन ही मन बोला, ये शक्तियों में दुनिया चली जाती है और मैं इन्हें महसूस नहीं कर पा रहा। ऐसा कहते हुए भीमा ने अपने साथ खड़ी बलिका और भीमा की ओर देखा। परछाई टिकाई हुई थी जो तेजी से मैदान की ओर बढ़ रही थी। अचानक छोटी सी लड़की जिसका नाम गली रंग के रंग नहीं बता रहा बोली, उसके चेहरे पर हल्की पर बेहद आत्मविश्वासी मुस्कान फैल गई। देखकर लड़के का आया मन ही मन बन रह गए। यकीन नहीं होगा इसकी शक्तियां से होने के बावजूद भी ये विद्युत से शक्तियों का पता लगाने में सफल हो गई है, लेकिन मैं अपनी इस नस्ल की शक्तियों का पता नहीं लगा पा रहा। ऐसा सोचते हुए लीडर के गाने अपने पैर अपनी पत्ता की कुर्सी पर बैठी प्रिंसेस एल की ओर देखा। तभी उनके कान में प्रिंसेस एल की आवाज पहुंची, देखो आप एक फैशन संस्कृति जाने, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे छोड़ेंगे। आपको शक नहीं आती कि मैं आपकी बेटी की